हेलो। हमने अपनी हिस्ट्री की पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। हम पाषाण काल डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन डिस्कस किया था हमने। उसके बाद वैदिक एज। उसके बाद में हमने जैन बौद्ध किया था और महाजनपद का उदय कैसे हुआ था, महाजनपद कैसे बने थे। और उसके बाद में मगध साम्राज्य हमने पढ़ा था और मगध साम्राज्य में हमने मौर्य वंश पढ़ा था। मौर्य वंश में सबसे प्रथम शासक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में बिंदुसार, बिंदुसार के बाद में अशोक। और हमें पता था कि सबसे लास्ट शासक कौन था मौर्य वंश का? बृहद्रथ था। सबसे लास्ट शासक कौन था मौर्य वंश का? बृहद्रथ था जी। तो अब हम पढ़ेंगे आज इस वीडियो में मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल मतलब कि पोस्ट मौर्यन काल, मौर्यों के जो बाद में आए थे। इसका टाइम पीरियड माने तो हम 200 बीसी से 300 एडी तक मान सकते हैं, लगभग में दिया है ये। वैसे एक हम देखते हैं इस युग को ना, मौर्योत्तर युग को अंधा युग बोला जाता है, क्योंकि इसमें भारत की जो केंद्रीय शक्ति थी वो कमजोर हो गई थी और भारत पर विदेशी आक्रमण भी हुए थे और भारत छोटे छोटे राज्यों में भी टूट गया था। तो मौर्योत्तर काल में हम देखते हैं अंधा युग बोला जाता है इसे। इसमें हम दो तरह के शासक देखेंगे। एक तो हमारे घरेलू जो हमारे यहीं के थे, इंडिया के ही थे। एक विदेशी शासक जिन्होंने बाहर से आकर यहाँ पर शासन किया था। तो घरेलू में हमारे 3 वंश मेन है। कौन कौन से? शुंग वंश पढ़ेंगे हम, कांडव वंश पढ़ेंगे और सातवाहन वंश पढ़ेंगे। मतलब ये क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं कि मगध पर मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो शुंग, शुंग के बाद कांडव, कांडव के बाद सातवाहन। ये तीनों वंश पढ़ेंगे। ये हमारे घरेलू शासक हैं। और विदेशी शासन मतलब विदेशी आक्रमण हुए भारत पर इसी टाइम में। ये हुए थे हिंदू यूनानी शासकों के, इंडो ग्रीक बोलते हैं जिन्हें, हिंदू यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण। इनको पढ़ेंगे हम इसी वीडियो में, डिस्कस करेंगे हम ये पूरा मौर्योत्तर काल। ठीक है। तो क्या हुआ 185 बीसी में? 185 बीसी में बृहद्रथ क्या था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। तो एक पुष्यमित्र शुंग नाम के व्यक्ति ने, एक ब्राह्मण था पुष्यमित्र शुंग। इससे पहले आप देख रहे हैं कि जैन में, बुद्ध में क्षत्रिय वर्ग बहुत इफेक्टफुल हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा ताकतवर वर्ग बनकर सामने आ गया था क्षत्रिय। उसके बाद में मौर्य आए और ये सारे आए, शूद्र वंश भी आए कुछ बीच में। तो ब्राह्मणों की स्थिति वैदिक एज के बाद में फिर से खराब होने लग गई थी। तो अब ये पहली ब्राह्मण धर्म है, ये हमारा शुंग वंश क्या है? ब्राह्मण वंश है। एक पुष्यमित्र नाम का आदमी था जिसने, आखिरी मौर्य शासक था जो बृहद्रथ, जिसकी हत्या कर दी थी। बृहद्रथ की हत्या कर दी थी 185 में पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और नए वंश की स्थापना की, शुंग वंश की। शुंग वंश का शासनकाल 185 बीसी से 75 बीसी तक है। ठीक है जी। ये मौर्योत्तर काल 200 बीसी से लगभग 300 एडी तक, मतलब लगभग 500 साल चलेगा मौर्योत्तर काल। और शुंग वंश की स्थापना हो गई। तो शुंग वंश का प्रथम शासक कौन बना? पुष्यमित्र शुंग। ये एकदम कट्टर ब्राह्मण था। क्या था? कट्टर ब्राह्मण था बिल्कुल। अब हम एक चीज देखते हैं, इसने मौर्योत्तर काल को हम व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में स्वर्ण युग भी बोलते हैं, इसे अंधा युग भी बोलते हैं और इसे अच्छा युग भी बोलते हैं। किसके? उसमें व्यापार, यहाँ पर ट्रेड जो था भारत का वो बहुत अच्छा हो गया था। वाणिज्य के क्षेत्र में गोल्डन युग भी बोला जाता है इसे, मौर्योत्तर काल को। ठीक है। इसका जो ये एग्जैक्ट डेट है, मान लो 185 बीसी से 240 एडी तक चला था। तो हम देख रहे हैं ये हमारी पी जहाँ दिख रही है, ये है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में था मगध, और मगध के जो मगध साम्राज्य के किस वंश का शासन था? मौर्य वंश का। और मौर्य वंश का राजा कौन था? अंतिम राजा था बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या पाटलिपुत्र में किसने कर दी थी? पुष्यमित्र शुंग ने। अब उसने हत्या पाटलिपुत्र में कर दी, तो पाटलिपुत्र में ज्यादातर लोग क्षत्रिय धर्म के और मौर्य वंश को, अशोक वगैरह इन सबको मानने वाले थे। तो उसने इस डर से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ ले गया था? वो विदिशा में ले गया था। कौन? पुष्यमित्र शुंग अपनी राजधानी ट्रांसफर कर दी थी पाटलिपुत्र से, क्योंकि वहां पर उसे शासन नहीं करने देते लोग, उनके राजा का वध किया था इसने, इसलिए वो विदिशा ले गया था। इसके बाद में जैसे हमारी जो दूसरी शक्ति आई थी वो आई थी कांडव।
भारत 3 शक्तियों में विभक्त हो गया था, कांडव वंश आया था। तो कांडव वंश में क्या हुआ था, वो विदिशा से फिर अपनी राजधानी कहाँ ले आए थे, पाटलिपुत्र ले आए थे। ठीक है जी। और उसके बाद में एक और वंश हमारा नीचे, सातवाहन वंश। ये हमारे घरेलू वंश थे जो उदय हो रहे थे। सातवाहन वंश था, नीचे दक्षिण भारत में उदय हो रहा था। अब हम इन सारे वंश के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो हमारा इस टाइम पे 4 विदेशी आक्रमण हुए थे। ये भी हिंदू यूनानी शासक आए थे, ये पंजाब में आकर बस गए थे। उसके बाद शक आए थे, ये गुजरात में आकर बस गए थे। शक कहाँ से आए थे, चीन से आए थे। हिंदू यूनानी इनके बारे में बताऊंगा मैं बाद में। पार्थियन भी ईरान से आए थे और कुषाण भी चीन से आए थे। ठीक है जी। शुंग वंश के बारे में देखते हैं। शुंग वंश के जो संस्थापक कौन हुए, इन्होंने बृहद्रथ की हत्या कर दी और संस्थापक बन गए। शुंग वंश स्थापित हो गया। पुष्यमित्र शुंग इसके संस्थापक थे। इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पहुंचा दी, पाटलिपुत्र से विदिशा। ये अपनी राजधानी ले गए पाटलिपुत्र से विदिशा। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और उनका जो आचार्य था, जो करने वाला ब्राह्मण था, वो कौन थे, पतंजलि थे। पतंजलि इनके ही दरबार में थे, पुष्यमित्र शुंग के में। ये कट्टर ब्राह्मण थे, एक बहुत कट्टर। और इस काल को हिंदू धर्म का पुनरुत्थान के लिए जाना जाता है। जैसे कि हिंदू धर्म खत्म होता जा रहा था, जैन, बुद्ध और ये और बहुत सारे धर्म उदय हो गए थे, तो हिंदू धर्म का अस्तित्व वैदिक एज के बाद में बिल्कुल खत्म होने के कगार पर था। तभी पुष्यमित्र शुंग वंश आया और ये ब्राह्मण धर्म से थे, कट्टर ब्राह्मण थे। तो इनके काल में फिर दोबारा से हिंदू धर्म को एक बार फिर से मतलब नई शक्ति मिली, नई ऊर्जा मिली हिंदू धर्म को। तो पंतजलि इनके दरबार में थे। इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है जी। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अशोक के लगभग 80,000 स्तूपों को तोड़वा दिया था। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने 80,000 स्तूपों को तोड़वा दिया था, ऐसा कहा जाता। कुछ किताब मानती हैं कि इन्होंने सांची का स्तूप था जो अशोक का, उसका पुनर्निर्माण करवाया था। लेकिन ज्यादातर मानते हैं कि इन्होंने अशोक के 80,000 उनको तोड़वा दिया था, स्तंभ लेखों को, जो जिसके मिलते हैं। इसके 14 जो बड़े बड़े शिलालेख मिले हैं, ठीक है, उनको तोड़वा दिया था। और पतंजलि की बुक का नाम पता ही है आपको, हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन भी कर चुके हैं। पतंजलि की बुक का नाम क्या था, महाभाष्य था। संस्कृत व्याकरण में लिखी हुई थी ये, महाभाष्य थी इनकी बुक। पतंजलि इनके दरबार के रॉयल पृष्ठ से जो मैन पुरोहित थे, मैन पुरोहित कौन थे, पतंजलि थे। इनके टाइम में मनु ने मनुस्मृति की रचना की थी। ये क्वेश्चन बहुत बवाल होता है मनुस्मृति पर। मनुस्मृति क्या है, पुष्यमित्र शुंग के दरबार में मनु थे और मनु ने कौन सी पुस्तक की स्थापना की थी, मनुस्मृति की। किसकी स्थापना की थी, मनुस्मृति का संकलन किया था मनु ने। मनुस्मृति है क्या, मनुस्मृति को एक बार मायावती ने फाड़ दिया है, इलाहाबाद में फाड़ कर फेंक दिया था रोड पर। और भीमराव अंबेडकर ने हमारे ने मनुस्मृति को जला दिया था। तो मनुस्मृति विवादों से घिरी हुई एक हिंदू धर्म की किताब है। इसे हिंदू धर्म का कानून मानते हैं। जैसे हमारा अब संविधान लिखा गया है, तो इससे पहले का कानून हिंदू धर्म का मनुस्मृति को ही मानते हैं। और इसमें महिलाओं और शूद्रों के बारे में बहुत गलत लिखा हुआ है। ज्यादातर इसमें सजाएं दी गई हैं कि अगर कोई चोरी करता है, वो अगर ब्राह्मण है तो उसे देश निकाला दे दिया जाए, उसे कोई सजा न दी जाए। और अगर वो क्षत्रिय है तो उसे दंड दिया जाए और उससे जुर्माना भी लिया जाए। लेकिन अगर कोई शूद्र है तो उसके हाथ काट दिए जाए। मतलब जाति आधारित सजाएं हैं इसमें, जातिवाद को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। महिलाओं के लिए कहा गया है कि महिलाओं को कभी स्वतंत्र न छोड़ा जाए। स्वतंत्र न छोड़ा जाए मतलब अगर वो बचपन में है, बालक हैं, तो उनका पिता उन पर नजर रखे। और वो बड़ी हो जाए, जब उनकी शादी हो जाए, तो उनका पति उन पर नजर रखनी चाहिए। और जब उनका पति खत्म हो जाए, बुढ़ापे में जाए, तो उसका बेटा, मतलब महिला को कभी भी आजाद नहीं छोड़ना चाहिए। और बहुत अफवाहें लिखी हुई हैं, इधर उधर की बातें लिखी हुई हैं कि जिस लड़की का भाई ना हो उससे कभी शादी नहीं करनी चाहिए। मतलब लड़की का कैरेक्टर खराब हो जाता है अगर भाई ना हो। तो ऐसे करके बहुत सारी गलत चीजें लिखी हुई हैं मनुस्मृति में। तो मनुस्मृति का जो संकलन था इसी के शासनकाल में हुआ था। किसके में, पुष्यमित्र शुंग के में। से हिंदू धर्म का कानून बोला जाता, धर्म शास्त्र बोला जाता मनुस्मृति को हिंदू धर्म का। इसी के टाइम पर क्या हुआ था,
महाभारत में पहले 24,000 श्लोक थे, तो उसका नाम क्या था? जय संहिता था। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, महाभारत में पहले कितने श्लोक थे? 24,000, जब उसका नाम क्या था? जय संहिता। लेकिन बाद में उसमें 1,00,000 श्लोक जोड़कर किए गए थे, तो ये भी इसी के टाइम पर हुआ था। महाभारत का अंतिम रूप से संकलन, जब इसका नाम क्या हुआ था? महाभारत। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 1,00,000 श्लोक हैं। अब जो पतंजलि की किताब है महाभाष्य, महाभाष्य किसकी किताब है? पतंजलि की। इस पतंजलि की किताब के ऊपर एक भाष्य लिखा गया है। क्या भाष्य लिखा गया? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी एक बुक लिखी गई है, मतलब महाभाष्य के ऊपर भाष्य, मतलब उसमें बहुत डिटेल में होगा। इन्होंने उसमें ब्रीफ चीजें क्या है? अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने। तो बुकें ध्यान रखनी है, सब कुछ बुक्स। ये पीछे क्वेश्चन कर चुके हैं हम पहले ही, मैंने कहा था कि ये आगे के क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें। तो पतंजलि की बुक कौन सी थी? महाभाष्य। और पाणिनि की बुक कौन सी? अष्टाध्यायी। और क्वेश्चन आने लगे कि भारत का प्राचीनतम संस्कृत व्याकरण, मतलब व्याकरण का ऐसा ग्रंथ कौन सा है, सबसे पुराना संस्कृत भाषा की किताब कौन सी है? तो हम उसमें महाभाष्य नहीं लगाएंगे, हम उसमें क्या लगाएंगे? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी लगाएंगे। अष्टाध्यायी पाणिनि की बुक है। ठीक है जी। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग के बाद में इनका बेटा कौन? अग्निमित्र। इनका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। पुष्यमित्र शुंग के बाद में इनका पुत्र अग्निमित्र शासन बना। और अग्निमित्र के बारे में एक बुक लिखी है कालिदास ने। इस बुक इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्वेश्चन पूछा गया कई बार। मालविकाग्निमित्रम। तो इसमें दो नाम छिपे हुए हैं, एक तो मालविका, एक अग्निमित्र। मालविकाग्निमित्रम। तो मालविकाग्निमित्रम क्या है? ये एक कालिदास द्वारा लिखा गया लव पर आधारित नोवेल है, प्रेम पर आधारित किताब है ये मालविकाग्निमित्रम। इसमें मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कथाओं के बारे में लिखा गया है। और जो राजा रवि करके हमारे पेंटर हैं, उन्होंने इसी मालविकाग्निमित्रम से ही, जिसमें मालविका पीछे मुड़ती हैं देखने के लिए किसे? अग्निमित्र को, और उसके ऊपर एक बहुत अच्छी पेंटिंग भी बनाई है। और इनका जो 9th रूलर था, 9वां रूलर था। हम इम्पोर्टेंट रूलर पढ़ रहे हैं और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे रूलर बहुत सारे आए हैं, लेकिन सब इम्पोर्टेंट नहीं है। जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया है, जिससे मानव जीवन पर कोई प्रभाव पड़ा है, हमने वो लिए हैं। हम देखते हैं इनका 9वां रूलर था कौन? भागभद्र इनका रूलर था। तो इसके टाइम पर तक्षशिला के एक राजा थे एंटियोपेलिडस। राजा का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। उन्होंने एक आदमी भेजा था इनके पास में, भागभद्र के दरबार में, हेलियोडोरस। क्या नाम था उसका? हेलियोडोरस। आदमी किसके दरबार में आया था? भागभद्र के दरबार में आया था। अब हेलियोडोरस का नाम इम्पोर्टेंट क्यों है? ये विदेशी आदमी था हेलियोडोरस। इसका नाम इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने भगवान विष्णु के सम्मान में, मैंने बताया था कि पुष्यमित्र शुंग ने राजधानी पाटलिपुत्र से विदिशा कर ली थी, तो भगवान विष्णु के सम्मान में विदिशा यानी कि वेशनगर, उसे वेशनगर भी बोलते थे, इसमें गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। एक गरुड़ ध्वज लगाया था इसने, हेलियोडोरस ने गरुड़ ध्वज की स्थापना की थी। ठीक है जी। इनका जो शुंग वंश का लास्ट शासक कौन था? देवभूति। शुंग वंश का लास्ट शासक था देवभूति। इसके बाद में देवभूति को मार देता है कौन? एक आदमी है वासुदेव कांडव। वासुदेव कांडव देवभूति की हत्या कर देता है, और उसके बाद में वो एक नए राजवंश की स्थापना करता है, जिस वंश का नाम आता है कांडव वंश। कौन सा वंश आता है? कांडव वंश। इसका टाइम पीरियड देखें तो 75 बीसी से 30 बीसी तक है। और इस वंश को, कांडव वंश को, मगध के पतन का काल माना जाता है। अभी हम मगध साम्राज्य पढ़ रहे हैं। मगध में मौर्य के बाद में शुंग वंश, और शुंग के बाद में कांडव वंश। इसको कांडव वंश को माना जाता है कि इसके बाद में मगध टूट गया था, बिल्कुल मगध के पतन का साम्राज्य माना जाता है इसे कांडव वंश को। ठीक है जी। और कांडव वंश का संस्थापक कौन था? यही क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ज्यादा इंपोर्टेंट इसमें कुछ नहीं है। तो वासुदेव कांडव, देवभूति की हत्या करके वासुदेव कांडव यहाँ का शासक बन गया था।
मौर्यों के जब पतन हो गया था, इनका अंतिम शासक कौन? और हाँ, इसने वासुदेव कांडव ने अपनी राजधानी विदिशा से कहाँ पहुंचा दी थी? वापस कहाँ ले गया था? पाटलिपुत्र में ले गया था। ये विदिशा में इसने देवभूति की हत्या कर दी और वहां से फिर कहाँ चला गया भाग के? पाटलिपुत्र, वहां पर अपनी राजधानी बसा ली। और अंतिम शासक देखें तो सुशर्मा था। क्या नाम था अंतिम शासक का? कांडवंश के अंतिम शासक का नाम सुशर्मा था। मौर्यों के पतन के बाद, मौर्य ऊपर थे हमारे, मौर्यों का जब पतन हो गया यहाँ पे, तो भारत में नीचे दक्षिण भारत की तरफ एक वंश का उदय हुआ, सातवाहन वंश जिसे हम बोलेंगे। सातवाहन वंश या आंध्र वंश भी बोलते हैं इसे, आंध्र सातवाहन भी बोलते हैं या सातवाहन वंश भी बोलते हैं। और इसका संस्थापक कौन था? शिमुख था। क्या था संस्थापक? सातवाहन का शिमुख। और इनकी राजधानी, पहली राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान में थी। प्रतिष्ठान कहाँ? महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। औरंगाबाद का नाम चेंज करके अब क्या कर दिया गया? संभाजी नगर कर दिया गया। सातवाहन की राजधानी प्रतिष्ठान में थी। अब यहाँ पर क्या प्रथा थी दक्षिण भारत में? जैसे मैंने बताया था, जो सिंधु घाटी के लोग थे वो कुछ लोग नीचे भाग गए थे जब ये वैदिक आक्रमण हुए थे, आर्यों के आक्रमण हुए थे, कुछ दक्षिण भारत में चले गए थे, तो वो देवी की पूजा ज्यादा करते थे। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट मिलता है कि इनके नाम से पहले, ये यहाँ के शासक अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाते हैं। ज्यादातर हर जगह पिता का नाम लगता है, लेकिन ये जो शासक थे सातवाहन के, ये अपनी माँ का नाम लगाते थे पहले। तो सातवाहन का प्रसिद्ध शासक था, जो फेमस था, उसका नाम था शतकर्णी। सातवाहन के प्रसिद्ध शासक का नाम क्या था? शतकर्णी था। और इसे अश्वमेध यज्ञ कराए थे इसने भी, शतकर्णी ने भी। शतकर्णी को मास्टर ऑफ साउथ, साउथ का मास्टर कहा जाता है शतकर्णी को। सातवाहन वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है गौतमी पुत्र शतकर्णी। देखो नाम लगा हुआ माता का, गौतमी का पुत्र शतकर्णी। गौतमी पुत्र शतकर्णी को सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है। इसने एक उपाधि धारण की थी, एक बामना की उपाधि धारण की थी इसने, शतकर्णी ने। और इसने शक शासक नैपहान को पराजित किया था। एक शक शासक था, शक अभी हम आगे पढ़ेंगे धर्म, उसका एक शासक था नैपहान, उसको पराजित किया था किसने? गौतमी पुत्र शतकर्णी ने। और इसके बाद में हम देखें तो इसमें एक और शासक आता है वशिष्ठी पुत्र पुलुमामी। वशिष्ठी पुत्र मतलब वशिष्ठी का पुत्र, पुलुमामी उसका नाम था, तो वशिष्ठी पुत्र पुलुमामी। यह शक शासक क्या था? यह रुद्रदमन से, यह शक शासक रुद्रदमन पढ़ा होगा आपने, जो सुदर्शन झील वाला, सुदर्शन झील जो जूनागढ़ अभिलेख हमने मौर्य वंश में पढ़ा था, जूनागढ़ अभिलेख या इसे रोमनदेही अभिलेख बोलते हैं, जहाँ पर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, उसी रुद्रदमन ने किसे? वशिष्ठी पुत्र पुलुमामी को पराजित कर दिया था। कंफ्यूज नहीं होना, इनको कई बार रिवाइज करने के बाद इनके नाम और ये सब याद होंगे। तो एक बार मैं पूरा बता दूं, सातवाहन का संस्थापक शिमुख और इनकी राजधानी प्रतिष्ठान। सबसे प्रसिद्ध शासक शतकर्णी और सबसे शक्तिशाली शासक था गौतमीपुत्र शतकर्णी। और गौतमीपुत्र शतकर्णी ने नैपहान को हराया था, शासक नैपहान को हराया था। उसके बाद में वशिष्ठीपुत्र पुलुमामी था एक शासक, और ये हार गया था शक शासक रुद्रदमन से। मतलब गौतमीपुत्र शतकर्णी ने तो हरा दिया था एक शक शासक को, नैपहान को, लेकिन रुद्रदमन ने वशिष्ठीपुत्र पुलुमामी को हरा दिया था। और सातवाहन वंश का सबसे शांति प्रिय शासक कौन था? हाल था। हाल एक कवि था, और इसने एक किताब लिखी है, प्राकृत भाषा में लिखी हुई है, वो गाथा सप्तशती की। हाल की किताब है एक, गाथा सप्तशती की। अब ये गाथा सप्तशती की क्या है? ये ना थोड़ा मतलब कैरेक्टरलेस आदमी था। तो ये 7 लड़कियां थीं जो इससे प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, और इसने किसी से शादी नहीं की। तो उन्होंने सातों ने एक जगह इकट्ठा होके और अपने आप को आग लगा ली थी, वो मर गई थी सातों की सातों। तो इसे एहसास हुआ कि मुझसे गलती हो गई, और इस गाथा सप्तशती में कुछ नहीं है, सिर्फ उन सातों के बारे में इसने जानकारी दी, उनके ऊपर किताब लिखी है ये गाथा सप्तशती की। अब ये हमारे घरेलू थे, ये जो हमने 3 शासक पढ़े, ये हमारे घरेलू थे।
शुंग, कांड और सातवाहन। अब हमारे यहाँ पर भारत में हुआ क्या, फॉरेन इन्वेजन हुए। फॉरेन इन्वेजन मतलब विदेशी आक्रमण हुए। देखो भारत जब भारत एक छत्र में रहा है, मतलब एक शक्ति के पास रहा है, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देख सके। लेकिन जैसे ही भारत अलग अलग राज्यों में विभाजित हो गया, भारत टूट गया जैसे ही, तो उसके बाद में जैसे कांड वंश मुगलों का मतलब मगध का पतन हो गया था, मौर्य वंश का भी मगध वंश का बिल्कुल पतन हो गया। तो अलग अलग राज्यों में छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग राजा होने लगे थे। कांड वंश के बाद में ऐसे ही सातवाहन वंश दक्षिण में उदय हो गया था, ऐसे छोटे छोटे वंश उदय होने लगे थे। मतलब भारत की शक्ति कमजोर हो गई थी। अब भारत शक्ति कमजोर हुई है तो विदेशियों की आंख भी भारत की तरफ थी। तो विदेशी आक्रमण भारत पर कब कब हुए हैं, अब हम पहले विदेशी आक्रमण को मतलब भारत पर कब कब पूरी हिस्ट्री में विदेशी आक्रमण हुए हैं उसको देखेंगे। तो हम देखें मौर्यों से पहले जाते हैं, हम मौर्यों से पहले काल में जाते हैं, जब अलेक्जेंडर वाले में। तो हमने देखा प्री मौर्य जो थे, प्री मौर्य में जैसे नंद वंश था हमारा, शिशुनाग वंश था हमारा, हर्यक वंश था। तो उस समय पर आक्रमण हुए थे। तो सबसे पहला भारत पर जो आक्रमण हुआ था 16 जनपद का जो टाइम था उसे बोलेंगे हम प्री मौर्य। ठीक है जी, पूर्वोत्तर मौर्य। और पोस्ट मौर्य का मतलब ये होगा, पोस्ट मौर्य होगा मौर्योत्तर काल, मौर्यों के उत्तर का, मौर्यों के बाद का काल और मौर्यों के पहले का काल। उसमें कहाँ के आक्रमण हुए थे, सबसे पहला भारत पर आक्रमण हुआ था पारसी आक्रमण। फारसियों ने आक्रमण किया था, फारसी मतलब ईरानी आक्रमण हुआ था सबसे पहले भारत पर। उसके बाद में भारत विभाजित था छोटे छोटे इनमें, जैसे कि उस टाइम पे आपने देखा था नंद वंश में जैसे वहाँ आम्भी वगैरह थे, तो अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था, वो भी महाजनपद था। उसके बाद में मौर्य साम्राज्य आया और मौर्य साम्राज्य में महान राजा हुए, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे महान सम्राट हुए और भारत को एक छत्र में बांध दिया उन्होंने, एक शक्ति, एक केंद्र में भारत पूरा रहा। तो किसी की मजाल हिम्मत नहीं हुई कि भारत पर कोई आक्रमण कर दे। मौर्य वंश के बाद में फिर आप देख रहे हैं कि भारत टूटने लगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगा। तो भारत टूटेगा तो उस पर फिर आक्रमण होंगे, तो भारत पर फिर आक्रमण हुए और एक एक आक्रमण नहीं हुए, चार आक्रमण हुए। इंडो ग्रीक हिंद यूनानियों ने आक्रमण किया, शकों ने आक्रमण किया, कुषाणों ने आक्रमण किया, पार्थियन ने आक्रमण किया। भारत पर चार आक्रमण हुए। इसके बाद में हम फिर देखेंगे आगे जाके एक वंश फिर से आएगा, गुप्ता वंश। कौन सा? गुप्त वंश, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य जिनको बोलते हैं, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त ऐसे शासक हुए। उन्होंने पूरे भारत को एक छत्र के नीचे ला दिया, पूरी शक्ति एक केंद्र में आ गई थी। तो उस समय भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भारत पर कोई आक्रमण हो कर सके। उसके बाद में गुप्तोत्तर काल आएगा, गुप्तों के बाद के जो काल आएगा उसमें फिर भारत विभाजित होने लगेगा गुप्तों के बाद। और जब भारत टूटा है तब भारत पर आक्रमण हुए हैं। फिर पोस्ट गुप्ता में भारत पर मुस्लिम आक्रमण होंगे, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होगा, महमूद गजनबी का आक्रमण होगा, गौरी का आक्रमण होगा। अब हम ये सारे फॉरेन इन्वेजन्स देखेंगे। ठीक है, उसके पहले हम देख लेते हैं ये पारसी आक्रमण क्या हुए थे। जो फारसी आक्रमण हुए थे हमारे, हिंदी में फारसी, इंग्लिश में पार्शियन, पारसी या ईरानी आक्रमण बोलते हैं। तो भारत में सबसे पहले आक्रमणकारी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ऑप्शन में ये दिए हों, इंडो ग्रीक, शक और यूनानी, पारसी, मतलब पारसी या ईरानी, तो हम आंसर लगाएंगे ईरानी। भारत पर सबसे पहले ईरानी आक्रमण हुए थे। तो इसका धर्म का जो संस्थापक था, जो पारसी का था, ईरानी का, वो था साइरस। और साइरस का जो बेटा था वो था डेरियस फर्स्ट। क्या था? डेरियस फर्स्ट, इसे बोलते थे दारा। तो ये अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे पारसी। तो यह भारत पर आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी था कौन? डेरियस फर्स्ट, दारा। इसने कंबोज तक के क्षेत्र को जीत लिया था। भारत में कहाँ तक? कंबोज तक के क्षेत्र को जीत लिया था और उसे जीतकर अपना 20वां प्रांत बना लिया था। किसने? दारा ने। भारत में आक्रमण किया था सबसे पहले दारा ने। डेरियस फर्स्ट या दारा, कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, पहला आक्रमणकारी भारत पर। और भारत के एक क्षेत्र को जीत लिया और वहां पर जीतकर शासन भी करने लगे, उसे अपना 20वां प्रांत बनाया था। इसके बाद में इसका सन था डेरियस फर्स्ट का डेरियस सेकंड, दारा सेकंड। इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसने कोई भारत के लिए काम नहीं किया। अगला था हमारा जीरोक्सस। जीरोक्सिस क्या था?
इसने भारतीयों को अपनी सेना में शामिल किया था। मतलब हमारा जैसे 20वां राज्य बन गया था उनका कंबोज तक जीत के, तो उसके बाद में उन्होंने अपनी सेना में भारतीय लोगों को शामिल करने लगे, भर्ती करने लगे भारतीय लोगों की। और लास्ट रूलर कौन था पारसियों का? ईरानियों का लास्ट रूलर था डेरियस थर्ड। क्या था? डेरियस थर्ड। उधर ये जो थे ईरानी पारसी लोग जो थे, फारसी, इसी की साइड में यूनान में कौन सी जगह? मैसेडोनिया में, यूनान के मैसेडोनिया में। अब यहाँ से हमारा दूसरा आक्रमण हुआ था अलेक्जेंडर का। ये खत्म हो गया हमारा पारसी आक्रमण। इसका पारसी साम्राज्य का अंत किसने किया था? तो ये अलेक्जेंडर ने किया था। अलेक्जेंडर ने ईरानी साम्राज्य था उसको पूरे को खत्म कर दिया था। एक स्टोरी बताता हूँ यहाँ पर। अलेक्जेंडर की माँ जो थी वो एक राजकुमारी थी, मतलब राजा की पत्नी थी। और वहीं पे एक बदमाश टाइप मान लो, या मतलब जंगली मतलब क्या बोलते हैं उसे, जनजाति टाइप के लोग रहते थे कुछ। तो वहां पर महल पर आक्रमण कर दिया था उन्होंने मैसेडोनिया में। मैसेडोनिया का था सिकंदर। मैसेडोनिया पर आक्रमण कर दिया था फिलिप सेकंड ने। फिलिप सेकंड एक जनजातीय समूह का नेता था, एक कबीले का सरदार था। फिलिप सेकंड जंगली था एकदम। और उसने जो सिकंदर की माँ का पति था उसकी हत्या कर दी और जबरदस्ती उस महल में घुस गया और राजा बन गया। और उसने जबरदस्ती की सिकंदर की माँ के साथ में। सिकंदर फिलिप सेकंड का ही बेटा था। सिकंदर का जन्म तब तक नहीं हुआ था और उससे शादी कर ली जबरदस्ती। उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था, जंगलियों जैसा। और सिकंदर को क्या बना दिए, मतलब सिकंदर इसका ही बेटा था फिलिप सेकंड का। अब क्या हुआ, इसने फिर दूसरी भी शादी कर ली थी फिलिप सेकंड ने। और फिलिप दूसरी जो पत्नी थी इसकी, उसकी ज्यादा मानता था ये, और सिकंदर की माँ की कम मानता था। तो उसकी माँ सिकंदर को मैसेडोनिया का सम्राट बनाना चाहती थी सिकंदर को। तो वो उससे कहती थी कि अपने पिता के पास रहा कर, उनकी बात माना कर सिकंदर से। तो एक दिन ये मदिरापान बहुत ज्यादा करते थे, तो ये दारू पी रहे थे सब बैठ के। सिकंदर भी बैठे हुए थे आगे, फिलिप सेकंड बैठे हुए थे, और सिकंदर के सामने की सीट पर बैठे हुए थे जो इनकी दूसरी पत्नी थी फिलिप सेकंड की, उनके पिता मतलब फिलिप सेकंड के ससुर बैठे हुए थे। तो वहां पर कुछ वाद विवाद हो गया। तो फिलिप सेकंड ने कहा ये तुम्हारे नाना हैं, इनसे माफी मांग लो। सिकंदर ने माफी नहीं मांगी और वहीं से छोड़कर चले गए। उसके बाद में वो अपनी माँ के पास गए तो उनकी माँ कहने लगी तुम्हें माफी मांगनी चाहिए थी, तुम्हें मैसेडोनिया का सम्राट बनना है। तो सिकंदर ने कहा था कि तू मैसेडोनिया के लिए सिकंदर को झुकाना चाहती है, वहां सिकंदर तेरे चरणों में पूरा संसार जीत के रख देगा, पूरा विश्व जीत के रख देगा। बेइज्जती कर दी थी सिकंदर की, और वहीं से सिकंदर निकल गए थे विश्व को जीतने के लिए। तो सिकंदर ने सबसे पहले कहाँ गए थे सिकंदर? यूनान। इन्होंने आक्रमण किया था इन पर, डेरियस सेकंड की हत्या कर दी और ईरानी साम्राज्य को, फारसी साम्राज्य को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तब आगे बढ़े थे सिकंदर। ठीक है जी। और सिकंदर का आक्रमण हमने पढ़ ही लिया है। 327 बीसी में भारत पर आक्रमण किया सिकंदर ने, 327-28 में। और तक्षशिला में उसे आम्बी मिला था। आम्बी देश का पहला गद्दार था जिसने सिकंदर का स्वागत किया था कि भारत पर आक्रमण कर दो। और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिकंदर का युद्ध किससे हुआ था? पोरस से हुआ था, झेलम चिनाब नदी के किनारे पर। और झेलम को यूनानी भाषा में हाइडेस्पीज बोला जाता है, हाइडेस्पीज। तो हाइडेस्पीज का युद्ध पोरस और अलेक्जेंडर के बीच हुआ था। पोरस इस युद्ध में हार गए थे और अलेक्जेंडर जीत गए थे। लेकिन पोरस की बहादुरी देखकर अलेक्जेंडर ने पोरस का सारा साम्राज्य उसे लौटा दिया था। अलेक्जेंडर ने झेलम नदी के किनारे 2 शहरों की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी है। कौन कौन से शहरों की स्थापना की थी? एक तो बुकाफेलस और एक था नैकेशिया। बुकाफेलस और नैकेशिया, ये 2 शहर हैं, इनकी स्थापना की थी सिकंदर ने। बुकाफेलस इसके घोड़े का नाम था, सिकंदर का घोड़ा था जिसे ये बहुत प्यार करता था। मतलब वो उसे युद्ध में ना उसका पैर वैर खराब हो गया था और वो मर गया था इस नदी के किनारे इस युद्ध में। तो उसके नाम पर ही सिकंदर ने यहाँ पर बुकाफेलस नाम का एक शहर बसा दिया था।
जिसे फिलहाल में जलालपुर शरीफ कहते हैं। जलालपुर शरीफ आज के टाइम पर जो बूका पैलेस है उस शहर का नाम क्या है? जलालपुर शरीफ। कहाँ है? इस पाकिस्तान में है। और नैकेशिया क्या था? ये इसने अपनी विजय के उपलक्ष्य में विक्टोरिया बोलते हैं। विक्टोरिया के यूनानी भाषा में नैकेशिया का मतलब होता है विक्टोरियस, मतलब विश्व विजेता। उस अपनी विजय के खुश होकर ये शहर बसाया था नैकेशिया। ये तुर्कमेनिस्तान में है। इजिंक करके शहर है वर्तमान में। ठीक है जी। अभी देखो हम एक बार वापस देखते हैं। हमने देखा था हमारा जो है सातवाहन वंश आया, शुंग वंश आया और कांड वंश आया। तो सातवाहन वंश के बाद में भारत पर क्या हुए थे? बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए थे। विदेशी आक्रमण मौर्यों के बाद में हुए थे। इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण। इससे पहले भी आक्रमण हुए थे भारत पर। हमने वो आक्रमण देख लिए। एक अलेक्जेंडर का हुआ था, एक पारसियों का हुआ था। मौर्य हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं जो विदेशी आक्रमण भारत पर हुए थे उनको एक एक से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम हिंद यूनानी। हिंद यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो हिंद यूनानी देखते हैं। हिंद यूनानी शासक था पहला। इसका फाउंडर कौन था? डेमेट्रियस फर्स्ट था फाउंडर हिंद यूनानी शासक का। इंडो ग्रीक शासक का ये कौन थे? इंडो ग्रीक। जैसे सिकंदर के साथ जो आए थे उनमें से कुछ लोगों ने जैसे बहुत सारा टाइम यहाँ पर रुके थे, भारत में शादी कर ली, कुछ ने अफगानिस्तान में शादी कर ली, तो वो यहीं रह गए थे, सिकंदर के साथ नहीं। उन्होंने अपने घर परिवार बसा लिए थे तो यहीं पर रह गए थे। हिंद यूनानी मतलब हिंदुस्तानी और यूनानियों का मिक्सचर हो गए थे। हिंदुस्तानी लड़कियों से शादी कर ली थी यहाँ के, तो वो यहीं रह गए थे, गए नहीं थे। ये वही हिंद यूनानी थे और इनके सपने वही थे जो सेल्यूकस निकेटर और सिकंदर के थे। तो इन्होंने सोचा कि अब भारत फिर से अलग अलग विभाजित हो रहा है, क्यों ना भारत पर आक्रमण किया जाए और उसे हमारे जो नेता थे, जो हमारे लीडर थे सिकंदर, उसकी जो इच्छा थी भारत जीतने की उसे पूरी कर ली जाए। तो यूनानियों ने इसलिए आक्रमण किया था भारत पर। डेमेट्रस फर्स्ट थे। उसके बाद में इस धर्म के फाउंडर थे डेमेट्रस फर्स्ट। और इस धर्म के मतलब इस वंश का जो हिंदू यूनानी था, इनका फेमस रूलर कौन था? प्रसिद्ध रूलर था मियांडर। प्रसिद्ध रूलर कौन था? मियांडर। अब मियांडर को मिलिंद भी बोलते हैं। बाद में इसने अपना नाम चेंज करके क्या कर लिया था? मिलिंद कर लिया था। अब ये हिंदुस्तान में तो आ गए, लेकिन हिंदुस्तान की जनता इनको एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो इन्होंने सोचा कि हिंदुस्तान का कोई धर्म अपनाया जाए। इन्होंने सब धर्म के बारे में स्टडी की, तो इन्हें लगा कि बौद्ध धर्म सबसे आसान है। तो उसके लिए इन्होंने एक बौद्ध भिक्षु को अपने दरबार में बुलाया, नागसेन। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया, नागसेन किसके दरबार में थे? तो मिलिंद के में। हिंदू यूनानी शासक मिलिंद के दरबार में थे। बुद्ध आचार्य थे नागसेन। नागसेन को बुलाया और मिलिंद उनसे क्वेश्चन पूछते थे। नागसेन अपने धर्म के अनुसार उनके आंसर देते थे। और इसके ऊपर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम क्या है? मिलिंद पानो, जिसमें क्या है? नागसेन और मिलिंद के बीच की वार्तालाप है। मिलिंद पानो में क्या है? नागसेन और मियांडर के बीच की, मिलिंद या मियांडर के बीच की वार्तालाप है इस किताब में। और इस किताब में क्या लिखा हुआ है? नंदों पर मौर्यों की विजय की जानकारी प्राप्त होती है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने और नंदों पर विजय प्राप्त की थी, घनानंद को कैसे मारा था, ये सब इस किताब में मिलता है। मिलिंद पानो में इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है जी। इसके बाद में क्या हुआ? धीरे धीरे ये जो है ना, इसने अपना नाम चेंज कर लिया, मिलिंद कर लिया। और ये हिंदुस्तान में आके, हिंदुस्तानी कल्चर में आके मिल गुल गए। मतलब अब ये हिंदुस्तानी हो गए, ये भारत में ही मिल गए हिंदू यूनानी। उसके बाद में फिर आक्रमण देखें हम, शक आक्रमण हुआ था। ये इन्हें साइकिथियन भी कहा जाता है। साइकिथियन ये मध्य एशिया के कबीलियाई लोग थे, कबीलों में रहने वाले लोग थे। और इस वंश का फाउंडर माने तो हम माउस या मूसा या मोगा जो भी मान सकते हैं, वो था इसका फाउंडर। और इनका जो ये भारत में आकर 5 भागों में बसे थे। कहाँ कहाँ बसे थे? शक भारत में आकर 5 जगह बसे थे। अफगानिस्तान में, मैप में जैसे मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से दिमाग में चल जाना चाहिए। अफगानिस्तान, वो पंजाब का कौन सा पार्ट? तक्षशिला वाला, और मथुरा, और पश्चिमी भारत, उज्जैन और दक्कन, 5 जगह आए थे।
और सबसे ज्यादा समय तक जो शासन किया था वो उज्जैन के शासकों ने किया था। जो उज्जैन के शक थे उन्होंने सबसे ज्यादा शासन किया था। इस वंश का जो सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर, पावरफुल रूलर कौन था? वो था रुद्रदमन। शक वंश का जो स्ट्रॉन्ग रूलर था वो कौन था? रुद्रदमन। हमने पीछे पढ़ा था कि रुद्रदमन ने किसको हरा दिया था? वशिष्ठी पुत्र पुलमामी को हरा दिया था। ये वही रुद्रदमन है। और इसने सुदर्शन झील का निर्माण भी कराया था। संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला जो अभिलेख है वो जूनागढ़ अभिलेख, जिसे रोमन जूनागढ़ अभिलेख है, गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं जिसे, ये हम पढ़ चुके हैं। जिसमें सुदर्शन झील का निर्माण है वो इसी का है, रुद्रदमन का। और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं अगला धर्म। इसका वंश का आखिरी शासक भी याद रख सकते हैं आप चाहें तो, रुद्रसिंह थर्ड था इस वंश का आखिरी शासक, रुद्रसिंह थर्ड। ये बाद में हम कनेक्ट करेंगे इसे रुद्रसिंह थर्ड को किससे? चंद्रगुप्त सेकंड ने इसकी हत्या की थी, शक वंश के शासक की, रुद्रसिंह थर्ड की। अब आते हैं पार्थियन। पार्थियन या पहलव, इन्हें पार्थियन या पहलव, पल्लव नहीं पहलव, पार्थियन या पहलव भी कहा जाता था इन्हें, पार्थियन को। और ये गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में आकर बस गए थे, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में आकर बस गए थे। इसका जो फाउंडर है वो मैट्रीडेटस है, मैट्रीडेटस इसका फाउंडर है पार्थियन वंश का, मैट्रीडेटस। इसका जो फेमस रूलर था, प्रसिद्ध शासक था, वो कौन था? गैंडो फर्निस, गैंडो फर्निस इसका जो प्रसिद्ध शासक था गैंडो फर्निस था। और भारत में पहला ईसाई मिशनरी इसी के शासनकाल में भारत आया था। जो भारत में पहला ईसाई मिशनरी आया था, मतलब मिशनरी का मतलब क्या है? जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला, उसका नाम था सेंट थॉमस। सेंट थॉमस जो था वो इसी के टाइम पर भारत आया था। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, भारत आने वाला पहला जो ईसाई कौन था? तो सेंट थॉमस किसके शासनकाल में आया था? वो गैंडो फर्निस के शासनकाल में आया था। ये पार्थियन वंश का था। अब जो इम्पोर्टेंट था हमारा, जो मेन आक्रमण हुआ था वो था कुषाण वंश। कुषाण वंश का आक्रमण हुआ था। इसे हम, ये जो कुषाण थे ये कौन थे? ये एक जनजाति लोग थे, ट्राइब नेम था इनकी। जनजाति का नाम क्या था? यूची। यूची जनजाति के लोग थे। इन्हें तुखारियन भी कहते थे। पश्चिमी चीन से आए थे, पश्चिमी चीन से। क्या होता था कि ये लोग करते धरते तो कुछ है नहीं और ये आक्रमण करते रहते थे। एक बार में आक्रमण करते थे चीन पर और पूरी साल का माल लूट लाते थे और साल भर खाते थे और फिर अगली साल आक्रमण कर देते थे। चीन इससे दुखी था, इसलिए चीन की दीवार बन गई। जब से इन चीन पर आक्रमण होना बंद हो गया तो इन्होंने फिर अपना रास्ता चेंज कर लिया और ये भारत की तरफ बढ़े। तो कुषाण वंश का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस जनजाति के थे? यूची और तुकारियन वगैरह ये सब पूछा जाएगा। इसका जो फाउंडर था वो कुजुलकटफीसस था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुलकटफीसस। और कुजुलकटफीसस का जो बेटा था उसका नाम क्या था? विमकटफीसस। कुजुलकटफीसस था, उसका बेटा था दूसरा शासक विमकटफीसस। विमकटफीसस ने क्या मथुरा के क्षेत्र तक कब्जा किया था, मथुरा के क्षेत्र तक पहुंच गया था विमकटफीसस। और यह शिव का उपासक था, मतलब भगवान शिव को बहुत ज्यादा मानता था। धार्मिक चिन्ह सिक्कों पर मिले, भगवान शिव के नंदी का चित्र, त्रिशूल का चित्र इसके जो है सिक्कों पर मिले हैं। ठीक है। कुषाण वंश का प्रथम शासक था जिसने रोमन पद्धति पर आधारित सोने के सिक्के जारी किए थे। किसने? कुषाण वंश में कुजुलकटफीसस ने रोमन पद्धति के सिक्के, जिसने विमकटफीसस ने रोमन सिक्के जारी किए थे। यहाँ पे बात आई सिक्कों की और क्वेश्चन आता है सिक्कों से बहुत ज्यादा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए? पहला क्वेश्चन आता है हमारा, पहली बार सोने के सिक्के किसने जारी किए? सिंपल क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि सबसे प्रथम बार भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो इंडो ग्रीक सोने के सिक्का निस्क चलता था, वो निस्क हमने ऋग्वैदिक एज में देखा था, वैदिक काल में निस्क वो सिक्का नहीं था, वो सिर्फ एक सोने का टुकड़ा था। उसे लेन देन के रूप में यूज किया जाता था, मुद्रा की तरह। ऐसे ही हम देखते हैं कि पहली बार सोने के सिक्के जारी किए थे इंडो ग्रीक ने, हिंद यूनानी शासकों ने पहली बार सोने के सिक्के जारी किए थे, हिंद यूनानी शासकों ने। और पहली बार शुद्ध सोने के सिक्के या सोने के सिक्के कोई भी आए तो किसने किए थे? हिंद यूनानी शासकों ने। और सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, मतलब कि
जिसमें बहुत सबसे ज्यादा सोना था, ये थोड़ी बहुत मिलावट भी करते होंगे तो वो किए थे कुषाणों ने। और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, मतलब संख्या में, मतलब इन्होंने मान लो 10 जारी किए और कुषाणों ने बहुत ज्यादा शुद्ध सोने के जारी किए। जो सबसे ज्यादा जिसने बहुत सारे हजारों करोड़ों सिक्के जारी किए वो किसने किए थे, गुप्त वंश में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आते हैं सिक्कों के, आहत सिक्के या पंचमार्क जिन्हें बोलते हैं, मोहर लगा के जो बना देते हैं। आहत सिक्के सबसे पहले जारी किए थे किसने, नंद वंश ने। सिल्वर के थे, नंद वंश ने जारी किए थे। और सर्वाधिक आहत सिक्के मौर्य वंश में जारी किए गए थे। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार और सर्वाधिक शीशे के सिक्के, कौन से, शीशे के सिक्के जारी किए गए थे, ये किए गए थे सातवाहन वंश द्वारा। सातवाहन जो दक्षिण भारत में था उसके द्वारा शीशे के सिक्के। और इस सातवाहन वंश में क्या हुआ था, भू अनुदान की परंपरा भी शुरू हो गई थी कि यानी भूमि देने लगे थे और सबसे ज्यादा भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी दान के रूप में। और पहली बार भूदान की गई भूमि, पहली बार भूदान की गई थी ब्राह्मणों को। और सर्वाधिक भूदान बौद्धों को हुआ था, बौद्धों को सर्वाधिक हुआ था बौद्धों को। और भूमि दान की गई थी सबसे पहले ब्राह्मणों को। सातवाहन वंश का जो पूरा इतिहास है वो सिक्कों पर ही आधारित है। सातवाहन वंश का पूरा इतिहास किस पर आधारित है, सिक्कों पर ही। तो हम कौन सा वंश देख रहे थे अभी, अभी हम देख रहे थे कुषाण। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, कुजुल कटफिसस। उसके बाद कौन आया था, विम कटफिसस। और उसके बाद में जो हमारा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है हिस्ट्री का जो आता है, कनिष्क। कुषाण वंश में जो फेमस शासक था कौन आ गया, कनिष्क। कनिष्क का टाइम पीरियड है 78 से 102 AD तक। अब हम ईसवी में आ चुके हैं, ईसा पूर्व को छोड़ के ईसवी में आ चुके हैं। 78 से कितने तक है ये, 102 AD तक। इसकी जो कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, पुरुषपुर। पुरुषपुर पेशावर में थी और एक कनिष्क की राजधानी थी मथुरा में। कनिष्क की राजधानी एक तो पेशावर में थी, पेशावर, पुरुषपुर कहाँ है ये, पाकिस्तान में फिलहाल में। और एक राजधानी थी मथुरा में, दो राजधानी थी इसकी। 78 AD 78 AD को शक संवत के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं, शक संवत की शुरुआत हुई थी, कनिष्क सत्ता पर बैठे थे और इन्होंने सबसे शक्तिशाली शासक थे ये, और इसके कुषाण वंश के। और इन्होंने एक शक शासक को हराया था, इसलिए 78 AD को ये शक संवत के रूप में मनाते थे। अब शक संवत से संबंधित क्वेश्चन क्या है, हमारा जो कैलेंडर है, जो हम कैलेंडर देखते हैं हिंदू धर्म का जो कैलेंडर है वो शक संवत पर ही आधारित है। हिंदू धर्म का कैलेंडर कौन से संवत पर आधारित है, शक संवत पर। जो हमारी मेघनाथ शाह समिति बनाई गई थी, एक कमेटी गठित की गई थी, उसकी सिफारिशों पर भारत सरकार ने शक संवत को सरकारी कामकाजों के लिए, आपने कभी भी अगर तुम वो देखोगे ना शपथ वपथ लेते हुए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वगैरह को, तो वो शक संवत का यूज करते हैं। 1957 में पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, शक संवत कब से शुरू हुआ, तो 78 AD 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में शक संवत शुरू हुआ, जब कौन, कनिष्क शासन पर बैठे थे, कनिष्क राजा जब बने थे तब शक संवत शुरू हुआ 78 AD में। उसके बाद में भारत सरकार ने इसे कब अपने सरकारी कामकाजों के लिए हमारी गवर्नमेंट ने माना, तो 1957 में। और कौन सी समिति की सिफारिशों पर, मेघनाथ शाह समिति की सिफारिशों पर। संवत और भी चले बहुत सारे, विक्रम संवत आया, एक विक्रम संवत आया था 57 BC में। ये संवत पूछे जाते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, एक साइड में संवत लिख देता है, आगे उनकी डेट लिख देता है। तो शक संवत 78 AD है और विक्रम संवत कौन सी है, 57 BC है। जो हमारे कैलेंडर में ध्यान से देखें तो एक साइड में तो लिखा रहता है जो फिलहाल हमारा अंग्रेजी कैलेंडर है उसकी डेट, जैसे कि 2018 चल रही है, 2019 चल रही है, वो लिखी होगी। और एक तरफ लिखी रहती है विक्रम संवत या शक संवत। तो हमारा जो सरकार है वो किसके अनुसार चलती है, शक संवत के अनुसार चलती है। ठीक है जी। विक्रम संवत की डेट है 57 BC और हिजरी संवत है 522 AD 522 AD। अब हमने विक्रम संवत को क्यों नहीं माना, हिजरी संवत को क्यों नहीं माना, शक संवत को ही क्यों माना, क्योंकि ये जो है पहले सूर्य और चंद्रमा को देखकर टाइम का पता लगाते थे कि चंदा यहाँ आ गया तो इतने बज गए होंगे, इतने है वो। तो
विक्रम संवत हमारी टोटली सूर्य पर आधारित थी और हिजरी संवत चंद्रमा पर आधारित थी, लेकिन शक संवत सूर्य और चंद्रमा दोनों पर आधारित थी और ज्यादा सटीक थी, मतलब सही थी ज्यादा। तो इस वजह से भारत सरकार ने शक संवत को अपनाया है अपने कामकाज के लिए, 78 AD वाले को। अब इसको कैसे करते हैं, मान लो अब चल रहा है हमारा कितना 2019 और हमें निकालनी है शक संवत कौन सी चल रही है। 2019 चल रहा है तो शक संवत कौन सी चल रही है, तो 78 AD है ये। 2019 में से हम 78 घटा देंगे, 2019 में से 78 घटा देंगे तो 1900 कितना आएगा 41, 1941 शक संवत चल रही है। आपने अगर शपथ सुनी होगी, 2017 में शपथ ली थी किसने, जब वो बने थे हमारे राष्ट्रपति बने थे रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद ने शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि मैं संवत 1941 शक संवत 1941 को शपथ लेता हूँ। ठीक है जी। तो फिलहाल में हमारी 1939 को, अब कौन सी संवत चल रही है, 1941 चल रही है। ऐसे ही हम विक्रम संवत देखें तो हमारे कैलेंडरों में लिखी रहती है विक्रम संवत, हिंदू धर्म के जो कैलेंडर है उनमें। तो 2019 है, अब उसमें 57 जोड़ दो आप, विक्रम संवत 57 BC है, तो 57 जोड़ने पर जो डेट आएगी वो हो जाएगी विक्रम संवत, तो वो आ जाएगी हमारी 2076 विक्रम संवत अब कौन सी चल रही है, 2076 चल रही है। ऐसे कैलेंडर में देख सकते हैं, आपको मिल भी जाएगी। अभी 78 घटाया क्यों, 57 जोड़ा क्यों, तो जीसस क्राइस्ट के जन्म को हम जीरो मानते हैं, मतलब जीरो, जहाँ से मतलब जीरो के बाद एक, जहाँ से AD शुरू होती है। क्या शुरू होती है, AD। और हमें पता है कि 78 AD में हमारा संवत बना था, ये शक संवत 78 AD में बना था। तो 2017 का मतलब क्या है, 0 से 2017 तक पहुंच गए, लेकिन हमारा कैलेंडर है 78 साल बाद का, तो हम उसमें से 78 साल घटा देंगे तो हमारे कैलेंडर के अनुसार अभी 1941 चल रहा होगा। ठीक है। ऐसे शक संवत के कैलेंडर के अनुसार वो BC में है, मतलब वो 0 से और पहले का 57 साल, तो 57 साल इसमें जोड़ देंगे। तो ये आसान है, इसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया था एक बार CGL ने कि शक संवत और विक्रम संवत के बीच का अंतर कितना होगा, तो बीच का अंतर ऐसे नहीं 78 में 57 घटा दिया, वो 78 AD है, 78 साल वो, और ये 57 BC है और 57 साल ये, दोनों जोड़ के 135 साल का अंतर है। इसको कनिष्क को कुषाण वंश का अशोक कहा जाता था। कनिष्क को क्या कहा जाता था, कुषाण वंश का अशोक बोलते थे इसे। ठीक है। इसके दरबार में बहुत बड़े बड़े स्कॉलर थे, विद्वान थे, किसके में, कनिष्क के दरबार में। इसके दरबार में था वासुमित्र थे, अश्वघोष थे, नागसेन, नागार्जुन थे, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है किसे, नागार्जुन को, और पार्श्व थे और चरक थे। चरक इम्पोर्टेंट है, अभी हमने क्वेश्चन भी किया था पिछले में। चरक ने जो एक बुक लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता, चरक को भारतीय औषधि का जनक कहा जाता था। किसको, चरक को। तो ध्यान रखने, इसके दरबार में कौन कौन थे, वासुमित्र थे, अश्वघोष थे और नागार्जुन थे। नागार्जुन की किताब का नाम क्या है, ध्रुव स्वामिनी है। नागार्जुन की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ जो आ रही है। नागार्जुन की बुक का नाम है ध्रुव स्वामिनी। और चरक इसी के दरबार में थे, कनिष्क के में। और कनिष्क ने चीनी शासक था एक, चीन के शासक थे, क्या नाम था उनका, पांचाओ को हराया था किसने, कनिष्क ने। आगे हम देखें, इसके टाइम पर एक कला विकसित हुई थी, एक आर्ट विकसित हुई थी। कैसी आर्ट, जो हमारे जो कनिष्क के टाइम में आपको पता होगा कि बुद्ध की चौथी संगति हुई थी, बुद्ध परिषद की चौथी संगति हुई थी, जिसमें बुद्ध धर्म 2 पार्ट में टूट गया था। कौन कौन से में, हीनयान और महायान। जो कनिष्क थे वो महायान धर्म को मानते थे, महायान संप्रदाय वाले धर्म को मानते थे। तो इसमें 2 तरह की कला शैली आई थी, यहाँ से बुद्ध की मूर्ति वगैरह बननी शुरू हो गई थी, उनकी मूर्ति बनाकर भगवान के रूप में पूजा होनी शुरू हो गई थी। एक कला आई थी गंधार आर्ट शैली और एक थी मथुरा आर्ट शैली। गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली, कई बार क्वेश्चन आया CGL में इसका कि गंधार कला शैली क्या थी और मथुरा कला शैली क्या थी। तो गंधार कला शैली थी मिश्रित कला मतलब मिली हुई कला, हिंदू यूनानी कला शैली बोलते थे इसे। इंडो ग्रीक मतलब हिंदुस्तानी और ग्रीक
ग्रीक जो रोमन लोग थे, जो यूनानी लोग थे, हिंदू और यूनानी दोनों की मिली हुई कला थी गंधार कला शैली। और ये वास्तविक चित्र बनाते थे। वास्तविक चित्र का मतलब क्या है? बुद्ध के वास्तविक चित्र का मतलब क्या है? आदमी जैसा दिखता है एज इट इज ऐसे ही चित्र बनाते थे। ये नहीं कि हमारे भगवान जी थोड़े वैसे दिख रहे हैं बेकार से तो उन्हें और साज सज्जा लगा दे, मुकुट अच्छा लगा दे, ये नहीं, जैसे थे वो ऐसे ही बनाते थे। ये थी हमारी गंधार कला शैली। और गंधार कला शैली क्या थी? मिश्रित कला शैली थी। मिश्रित कला शैली मतलब गंधार कला शैली को हम हिंद यूनानी कला शैली भी बोलते हैं। और ये ज्यादातर बुद्ध के चित्र बनाते थे। और इनको प्रोटेक्शन किस किस का प्राप्त था, मतलब कौन कौन सा धर्म इनको संरक्षण प्रदान करता था? गंधार कला शैली की जो बनी हुई चीजें थी उनको संरक्षण प्रदान करता था। तो कुषाण वंश और शक, कुषाण और शक दोनों इनको जो है संरक्षण प्रदान करते थे। इसका एग्जाम्पल देखें, जो बामियान के बुद्धा हैं, मैंने पहले भी बताया था बामियान के बुद्धा नष्ट हो चुके, कहाँ पाए? अफगानिस्तान में। तो बामियान के बुद्धा जो इसका कौन सी गंधार कला शैली का एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं, हमारे यहाँ की जो कला शैली थी विकसित हो रही थी वो थी मथुरा कला शैली। और प्योर इंडियन स्टाइल थी, ये पूरी भारतीय थी, मिश्रित नहीं थी। गंधार कला शैली हिंद यूनानी थी और ये क्या थी? प्योर इंडियन थी। और आइडियलिस्टिक थी, मतलब आदर्शवादी थी। जैसे हिंदू धर्म में है ना, भक्त ने जैसे देखे भगवान ऐसे ही रूप ले लियो भगवान, मतलब जैसा तुम चाहो ऐसा सोच सकते हो कि मेरा भगवान ऐसा है। जैसे अभी मूर्तियों का क्रेज है, भोले बाबा की मूर्तियां, जो भगवान शिव की मूर्तियां हैं, इतना गंदा प्रारूप बना दिया उनको। हर मूर्ति में चिलम पी रहे हैं और जीन्स पहन के, और मतलब तरह तरह की, जैसा भक्त सोचता है ऐसी तस्वीर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू धर्म में ऐसा ही भगवान होगा। सुंदरता दिखाने के चक्कर में कुछ भी कर लो। आइडियलिस्टिक होती, आदर्शवादी। लेकिन गंधार कला शैली कैसी थी? रियलिस्टिक थी, वास्तविक थी। उसमें ऐसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं थी। आदर्शवादी कला शैली थी मथुरा कला शैली। और इसमें किस किस की मूर्ति बनती थी? गंधार कला में सिर्फ बुद्धा की बनती थी। यहाँ पे बौद्ध धर्म की भी बनती है, जैन की भी बनती थी और हिंदू की भी बनती थी। और तीनों का केंद्र भी मथुरा माना जाता था। मथुरा में तीनों धर्म के बारे में मूर्तियां मिलती हैं यहाँ पे। और इनको प्रोटेक्शन जो दिया जाता था, सिर्फ कुषाण ही इनकी रक्षा करते थे, मथुरा कला शैली की। और जो सांची का स्तूप बना हुआ है वो मथुरा कला शैली का एक एग्जाम्पल है। आगे हम देखें तो कुषाण वंश या कनिष्क के प्रमुख योगदान क्या थे? लोह वस्त्र, मायान मानता था ये, और मांस वांस खाते थे मायान वाले। और भगवान बुद्ध को गुरु न मानकर क्या मानते थे? भगवान मानते थे। तो कनिष्क का योगदान क्या रहा था? लोहे के वस्त्र। लोह वस्त्र समझते हो, जैसे कि आज जो चलते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, जैसे आर्मी वालों को मिलते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट जिसमें गोली भी अंदर नहीं जाती है। इसने ऐसा ही वस्त्र तैयार किया था, बुलेट प्रूफ एकदम लोहे का, जिसे पहनकर लड़ते थे। लोह वस्त्र की स्थापना भी कनिष्क के टाइम पर हुई थी। जो ऊपर पुरानी मूवी वगैरह हम देखते हैं, एक लोहे का सा हेलमेट लगा लेते हैं लड़ने से पहले वो। और चमड़े के जूते और ओवरकोट। ओवरकोट क्या होता है? जैसे सीरियल वगैरह हम देखा होगा, एक प्रकार से मैक्सी मान लो, लेडीज की जैसे मैक्सी होती है, पूरा पहन लेते हैं आदमी ऊपर से नीचे तक और बीच में से बांध लेते हैं, वो होता है ओवरकोट।